गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक की चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया था। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमें ओम्स लॉ से जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर को प्रूफ करने वाले हैं। इसी के साथ कुछ छोटी मोटी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और माइक्रोस्कोपिक मेथड से ओम्स लॉ को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक मेथड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में ओम्स लॉ को। ठीक है, तो देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉन मेथड के फॉर्मेट में ओम्स लॉ को कैसे हम ड्राइव करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। देखिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ समझो। हमें प्रूफ करना है ओम्स लॉ। एक्चुअल में ओम्स लॉ वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, यही होता है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। चल, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं करंट के बारे में बात करूं, वी नो दैट, ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से भाई। वी नो दैट हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि I बराबर होता है NeAVD। बोलो क्लियर, I बराबर होता है NeAVD। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह का, और इस कंडक्टर को मैंने V वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट कर रखा है। कंडक्टर की लेंथ है L और एरिया है A। एरिया क्या है? A प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो VD को मैं क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि बहुत काम की चीज़ें ध्यान से देखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के रिलेशन के अकॉर्डिंग भाई हमने लिखा था कि वी डी इज इक्वल टू होता है ई वी बाई एल एम। मैंने क्या लिखवाया था? ई वी बाई एल एम इंटू टो बार। वैल्यू उठा के पुट करते हैं यहाँ पे। देन मेरे पास आई की वैल्यू क्या निकल के आई? एन ई ए, और वी डी की जगह ई वी बाई एल एम इंटू टो बार। तो आई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आई? एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, इंटू कितना भैया? इंटू ए वी बाई एल एम इंटू टो बार, इंटू कितना? टो बार। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। मैं क्या करता हूँ, वी को इधर रखता हूँ, बाकी सबको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो बाकी सबको मैंने ट्रांसफर किया, तो देखिए क्या लिखा गया। आई अलग, आई एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए अपॉन टो बार इजक्वल टू वी। अब मैं वी को देखो कुछ अच्छी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एल एम और बढ़िया फॉर्मेट में लिखूँ तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो बार इंटू एल अपॉन ए इंटू आई। ये अलग और आई अलग। देखो गौर से, कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए वी बराबर एम इंटू एन ई स्क्वायर टो बार एल अपॉन ए इंटू आई। अब ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ कांस्टेंट है। मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, ये सब कॉन्स्टेंट हमने एक बार वायर ले लिया, उसका जो कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, तो सिचुएशन में ये सारी चीज़ क्या होगी, कॉन्स्टेंट। और ये जो कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। बोलो क्लियर है, यानी कि ओम्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो मतलब अगर मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं कि प्रोपोर्शनिटी से ये क्या कांस्टेंट होता था, आर होता था, इसका मतलब ये सारा जो कांस्टेंट है ये आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो बार, एन ई स्क्वायर टो बार इंटू एल अपॉन ए हो गया, इंटू एल अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है क्या। अब गौर से आप यहाँ पर भी एक चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ कहानी समझ में आएगी कि आर बराबर लिखा जाता था रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इसका मतलब ये जो एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो बार है, ये रो के बराबर है। ये किसके बराबर है, रो के बराबर। अब थोड़ा मैं और फील देता हूँ, आपको अच्छे समझाता हूँ क्या कहानी, समझिए। ऐसा समझो एक आदमी था, उसका क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई करने का काम था। वो स्कूलों में, कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यानी कि वो क्या करता था, रेजिस्टेंस की वायर सप्लाई करता था, रेजिस्टेंस के रोड सप्लाई करता था, बड़ी बड़ी रोड होती थी ऐसे सरिये टाइप की, उनको सप्लाई करता था। ठीक है, तो वो सप्लाई करता था, वो क्या करता था, वो अपने जो भी उसका शॉप थी, उस शॉप पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता था, और मेजर करके उस पर लगा के और भाई वो कॉलेजों में भेज देता था। अब होता क्या था कि उसको तो रोड जब टूट जाती थी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती थी। अब उस सिचुएशन में क्या होता था कि वो वापस उनके पास, जो कंपनी वाले थे या जो कॉलेज वाले थे, वो वापस से उनके पास उस चीज़ को भेज देते थे, कहते थे दोबारा मेजर करके बताओ, दोबारा मेजर करके बताओ, क्योंकि लेंथ या एरिया चेंज होते ही आर की वैल्यू चेंज हो जाती थी। बोलो क्लियर है। अब क्या हुआ, उसका एक बेटा था, वो बड़ा हुआ, उसने फिजिक्स पढ़ी, उसने कहा कि पापा आप ऐसा क्यों करते हो, आप उनको ये पूरी चीज़ मेजर क्यों करके देते हो। तो उसने कहा तो क्या करूं, तो बोला आप ये मेजर करके दो ना, आप ये लिख के दो। बोलो उससे क्या प्रॉफिट होगा, उससे अगर रोड टूट भी जाएगी तो पापा वो लेंथ को मेजर कर लेंगे, लेंथ को तो मेजर कर ही सकते हैं वो लैब में, और बस लेंथ और एरिया को मेजर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके पास आंसर आ जाएगा उनके पास, तो आपके पास बार बार ये चीज़ें नहीं आएंगी रिटर्न में। तो मतलब ये जो चीज़ है, ये जो रजिस्टिविटी है, उसको नाम उसने क्या दिया, रजिस्टिविटी। क्या ये रजिस्टिविटी जो है, क्या ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, नहीं। क्या मास चेंज होने, क्या लेंथ चेंज होने पर क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा, नहीं, वो तो 9.1 इंटू 10⁻31 ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या पर यूनिट वॉल्यूम की, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो जाएगा, नहीं। और रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये जो रजिस्टिविटी है रो, ये जो रजिस्टिविटी है रो, क्या ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। क्या मैंने कल परसों पढ़ाया था, मैंने कहा था कि रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। क्या समझ आ रहा है क्यों नहीं कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एम इंटू एन ई स्क्वायर टो बार होती है। ये मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम है, जो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। भाई साहब बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि रजिस्टिविटी ये है, ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो फिर डिपेंड किस पे करती है, सोचो अगर अलग अलग मटेरियल लूँगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, डेंसिटी अलग अलग होगी। इसलिए नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपके पास मटेरियल का नेचर कैसा है, बिल्कुल। क्या मैंने यही बताया था पहली बात कि नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा तो रजिस्टिविटी चेंज होगी। तो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर, नेचर और टेम्परेचर। क्या चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। तो रिलैक्स यहाँ पे हमारे पास पता चल गया। अगर मैं यहाँ से कहता कि नहीं भाई मुझे यहाँ से क्या बताओ, कंडक्टेंस बताओ, तो कंडक्टेंस क्या होता, जी 1/r, मतलब होता एन ई स्क्वायर टो बार अपॉन एम इंटू ए बाई एल। और अगर मैं कहता कंडक्टिविटी बताओ तो सिग्मा क्या हो जाता, एन ई स्क्वायर टू बार अपॉन एम। ये मेरे पास कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस आती है, ये मेरे पास कंडक्टिविटी और क्या था, कंडक्टेंस आता। बोलो आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई है कि नहीं आई है। मैंने बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे चीज़ें आपको बताई है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है सब कुछ। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए।
तो ये हमारा ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक रूप फॉर्मेट था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ये याद रखना है आप लोगों को, ये दोनों वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दोनों वैल्यू आपकी बहुत काम आने वाली है। मैं तो कहता हूँ चारों वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं, इसी के साथ हम बात करते हैं आगे के पोर्शन की। देखिए देखिए आगे की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया पोर्शन में हम बात करें, बहुत ही अच्छे पोर्शन की ओर अगर बात करें तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ से माइक्रोस्कोपिक मेथड को पढ़ना है ना, सॉरी ओम्स लॉ से जे बराबर, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि जे वेक्टर बराबर होता है सिग्मा ई वेक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, मैं आपको इसको दो मेथड से प्रूफ करना सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लेंगे। ठीक है, पहला मेथड नंबर फर्स्ट मेथड देखिए कि भाई मुझे क्या करना है, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे बता दो आई बराबर क्या होता है, यही तो होता है आई बराबर एन ई ए बी डी। अरे यही तो होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ए को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, ए को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो आई अपॉन ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, इजक्वल टू हो जाएगा एन ई बी डी, एन ई बी डी। बहुत अच्छा, यानी कि ये क्या लिख दिया जाएगा जे, और ये एन ई बी डी। बहुत सिंपल भाई, मुझे ओम्स लॉ प्रूव करना था, आई अपॉन ए तो चाहिए था मुझे, क्योंकि जे बनाना है, इधर क्या बनाना, जे कुछ नहीं है। एन ई वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी, अब देखो ई चाहिए तो ई की टर्म में लिखना पड़ेगा, और किसकी टर्म में, ई की टर्म में। तो क्या होता था ई बाई एम इंटू कितना, टो बार, ई बाई एम इंटू कितना, टो बार। तो जे बराबर कितना आ रहा बोलिए, एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू कितना, टो बार। जरा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टो बार इंटू ई। जरा इधर आ जाओ, ये क्या चीज़ है, सिग्मा क्या होता है, एन ई स्क्वायर टो बार अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टो बार अपॉन एम, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा। तो जे बराबर क्या आ रहा है भाई मेरा, सिग्मा ई। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, जे वेक्टर बराबर कितना, सिग्मा ई वेक्टर, खत्म। इतनी सी बात थी, पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर बराबर क्या लिखा जाता है, आर बराबर लिखा जाता है रो एल अपॉन ए, यही लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। आर को मैं वी अपॉन आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो मैं इसकी बजाय मैं और थोड़े अच्छे तरीके से बात करता हूँ। वी बराबर क्या लिखा जा सकता है, आई आर लिख सकते हैं। आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, तो वी बराबर आई रो एल अपॉन ए। आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, जे, तो वी बराबर कितना, जे रो एल, जो जे रो एल। ऐसा करते हैं, जे को इधर रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हुआ, वी अपॉन एल अपॉन रो इक्वल टू कितना, जे। वी अपॉन एल क्या होता है, आई, अरे क्या होता है, ई, सॉरी, वी अपॉन एल क्या होता है, ई। तो इसको लिख दिया ई अपॉन रो इक्वल टू कितना, जे। अरे वी अपॉन एल नहीं होता है क्या, ई बराबर क्या होता है, वी इंटू एल होता है कि नहीं होता, सॉरी वी बराबर क्या होता है, ई इंटू एल होता है कि नहीं होता है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वन अपॉन रो क्या हो जाएगा, सिग्मा, वन अपॉन रो क्या हो जाता है, सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ई इक्वल टू कितना, जे। तो जे वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ई वेक्टर। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आया मुझे बता देना, दोबारा पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सा हमारा लॉ था। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, और इसी के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़ेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़ेंगे। साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।